स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। अब तक आपने हाईलाइट ऑफ ज्योग्राफी के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखा, जहां पर हमने ज्योग्राफी के सिलेबस को देखा था और हमने देखा था किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी को सिस्टमेटिक ढंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको, और हम फिजिकल ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी का हमारा फर्स्ट टॉपिक्स यूनिवर्स बनता है, तो हम आज के वीडियो में यूनिवर्स को स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको अब लेके चलते हैं बोर्ड पर चलते हैं हम। तो देखिए, हमने यहाँ पर टॉपिक फर्स्ट लिखा और यहाँ पर हेडिंग डाला, यूनिवर्स को डाल दिया मैंने। तो देखिए, यह यूनिवर्स जो है एक आंग्ल भाषा है। उस भाषा में इस यूनिवर्स को क्या कहा जाता है? कॉस्मोस कहते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा, इसे आंग्ल भाषा में कहा जाता है। किसे? यूनिवर्स को। इस यूनिवर्स को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? हम कॉस्मोस कहते हैं। और इस कॉस्मोस का मीनिंग क्या होता है? इस कॉस्मोस का मीनिंग होता है सुव्यवस्था। इसीलिए यूनिवर्स का जो स्टडी होता है वह स्टडी क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर एक निकल कर आ रहा है हमारा, कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड। देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। ये अक्सर पूछे जाते हैं, हमने यहां पर स्टार बना दिया। आज रखिएगा, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। अगर आपसे पूछे कोई कि कॉस्मोलॉजी क्या होता है, तो हम उनको जवाब देंगे कि जिसके अंतर्गत हम यूनिवर्स की बनावट एवं संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे ही कॉस्मोलॉजी कहते हैं। या सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि हम यूनिवर्स के अध्ययन को ही कॉस्मोलॉजी कहते हैं। एक कॉस्मोलॉजी आपका यूनिवर्स का स्टडी का, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं भी है और पूछे जा भी सकते हैं, इसलिए हमेशा आप इस कॉस्मोलॉजी वर्ड्स को दिमाग में रखेंगे आप। अब हम यहाँ पर जो स्टडी करेंगे यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, और हम यह प्रयास करेंगे कि यूनिवर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए, हमारे चारों ओर विशाल अंतरिक्ष फैला हुआ है, जिसमें हमारा अर्थ भी कंबाइंड है। तो हमारा विशाल अंतरिक्ष और अर्थ, ये दोनों जो है कंबाइंड रूप से क्या कहलाता है? यूनिवर्स कहलाता है। अगर इसको हम मैथमेटिकल ढंग से एक्सप्लेन करने का प्रयास करें यूनिवर्स को, तो स्पेस प्लस अर्थ इक्वल टू यूनिवर्स। लीजिए, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने किया, स्पेस प्लस अर्थ इक्वल टू यूनिवर्स। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारा है। अब स्पेस और अर्थ को ही कंबाइंड रूप से हम क्या कहेंगे? यूनिवर्स कहेंगे। अर्थात हमारा अर्थ के वायुमंडल से बाहर का, आप कहिएगा सर स्पेस क्या होता है? यहां पर एक वर्ड आ गया, स्पेस। तो हमारा अर्थ है, देखिए सर, यह हमारा सर क्या है? अर्थ है। स्पेस को समझ लीजिए थोड़ा सा। और अर्थ के चारों ओर हमारा एक डॉटेड जो बनाया हमने, यह हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है सर? एटमॉस्फेयर है। और एटमॉस्फेयर के ऊपर, ये एटमॉस्फेयर के बाहर का जो बचा, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? स्पेस कहलाता है। और इसी स्पेस की हिंदी क्या होती है सर? अंतरिक्ष होती है। क्या होती है? अंतरिक्ष। सारी पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपके। देख रहे हैं आप कहिएगा कि सर अर्थ हुआ, अर्थ के एक सवाल तो यहां पर क्रिएट हो रहा है कि सर अर्थ के सरफेस से कितने किलोमीटर तक वायुमंडल है हमारा? तो आपका याद रखना पड़ेगा, 650 किलोमीटर तक वायुमंडल है। और 650 किलोमीटर के बाहर का जो पार्ट बनता है, वही पार्ट हमारा स्पेस कहलाता है। तो ये बाहर का पार्ट और हमारा अर्थ, ये सारा कंबाइंड रूप से हमारा क्या कहलाएगा? यूनिवर्स कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि यूनिवर्स के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे तो क्या क्या करेंगे, अर्थात क्या क्या चीज यूनिवर्स के अंतर्गत आएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम 1 बाय 1 लिख रहे हैं। इस यूनिवर्स के अंतर्गत हम सबसे पहले हम तारों के बारे में स्टडी करेंगे। तारे डेट मीन्स स्टार्स के बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा, हम ग्रह के बारे में स्टडी करेंगे, प्लैनेट के बारे में स्टडी करेंगे। तीसरा, हम उपग्रह को देखेंगे। चौथा, हम धूमकेतु को देखेंगे। देख रहे हैं, ये सारे के सारे धूमकेतु को देखेंगे। सारे के सारे यूनिवर्स के ही पार्ट हैं। पांचवा हम देखेंगे उल्का एवं
उल्का पिंड को देखेंगे। देख रहे हैं? तो हमारे यूनिवर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है सर? हमारे यूनिवर्स के अंतर्गत तारा आएगा, ग्रह आएगा, उपग्रह आएगा, धूमकेतु आएगा, उल्का एवं उल्का पिंड। वन बाय वन हम सभी ये सब टॉपिक्स को लेंगे। ये हमारा सब टॉपिक्स बन गया आपका। तारे के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद धूमकेतु के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उल्का और उल्का पिंड के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से यूनिवर्स, लेकिन हमारा यूनिवर्स यहाँ तक समाप्त नहीं होगा। आपको मैंने हाईलाइट में इसके बाद आगे भी बताया था कि इसके फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैं ग्रह पढ़े, उसके बाद उपग्रह पढ़े, तो उपग्रह में पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। वहाँ पर चंद्रमा के बारे में जब स्टडी करेंगे तो चंद्रमा के कारण ही ग्रहण लगते हैं, उसकी गति के कारण ही, तो ग्रहण को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? ज्वार भाटा को भी पढ़ेंगे, तब जाकर हमारा यूनिवर्स सेक्शन समाप्त होगा। चलिए हम तारों के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम स्टडी करने जा रहे हैं यूनिवर्स में। हम वन बाय वन सभी को खोलेंगे। अब आइए हम यहाँ चलते हैं तारों के बारे में। तारा बन जाते हैं। देखिए सर, आप आकाश में तारों को देखते हैं, लेकिन आपने यह गौर नहीं किया होगा, ये तारे आकाश में जो है एक ग्रुप के रूप में नजर आते हैं। तारों का कुछ संख्या यहाँ नजर आएगा, फिर कुछ तारों का ग्रुप यहाँ पर इस तरह से दूर दूर नजर आएगा, फिर यहाँ पर खाली, फिर यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आपने कभी गौर नहीं किया होगा। अगर नहीं किया है तो करिएगा कि तारे कभी यहाँ नजर आते हैं कुछ ग्रुप में, कुछ तारों का कुछ संख्या यहाँ नजर आती है, कुछ संख्या यहाँ आती है, बीच में फिर आपको खाली खाली नजर आएगा। तो यूनिवर्स में तारे क्या समान रूप से हैं? नहीं, कहीं कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, और कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो इससे एक इंफॉर्मेशन हमें भी निकल कर सामने आता है मेरे सामने कि तारे जो यूनिवर्स में जो है समान रूप से वितरित नहीं है। इस बात को भी याद रखिएगा, तारे आसमान में क्या है? समान रूप से वितरित नहीं है। इसका मतलब हुआ कहीं पर तारे हमें ज्यादा है मिलेंगे देखने को, कहीं पर कम, और इसीलिए एक वर्ड आता है समांगी। एक वर्ड इसके लिए समान रूप से वितरित नहीं है। समांगी माने समान हो गया, और यहां पर लगा दीजिए अ। इसका मतलब तारे जो यूनिवर्स में होते हैं असमांगी रूप से वितरित होते हैं। अब तारे जो होते हैं ग्रुप में होते हैं। अब किसी ग्रुप में तारों की संख्या ज्यादा होती है और किसी ग्रुप में तारों की संख्या कम होती है। तो इस तार ग्रुप को जो है तारों की संख्या के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को हम गैलेक्सी बोलते हैं, दूसरे पार्ट को हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो आइए हम आपको पहले अब तारों के ग्रुप के बारे में जानकारी देते हैं। अर्थात ग्रुप ऑफ स्टार हम देखने जा रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स। लीजिए, इस तारों को ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज गैलेक्सी, सेकेंड इज कॉन्स्टेलेशन। तारे के एक ग्रुप को क्या कहते हैं? हम गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, दूसरे ग्रुप को हम कॉन्स्टेलेशन के नाम से जानते हैं। एक गैलेक्सी को हम कहते हैं हिंदी में मंदाकिनी, और एक कॉन्स्टेलेशन की हिंदी होती है तारामंडल। हिंदी भी आप याद रखें, या इसको दूसरी हिंदी होती है नक्षत्र मंडल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। लीजिए, अब सवाल उठता है, ये भी स्टार का एक ग्रुप है और ये भी स्टार का एक ग्रुप है, तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? ये जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है। तो देखिए, यह जो है गैलेक्सी जो होता है ये बड़ा ग्रुप है तारों का, और यह छोटा ग्रुप है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर शॉर्ट में कि इसमें लाखों करोड़ों तारे होते हैं। अब देखिए, गैलेक्सी में क्या होते हैं? लाखों करोड़ों तारे होते हैं। कॉन्स्टेलेशन में हम कहेंगे यह सीमित तारों का समूह है। सीमित तारों का समूह है। क्लियर है? तो यहां पर हम बेसिकली आप गैलेक्सी के बारे में जान लिए कि यह तारों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें लाखों करोड़ों तारे होते हैं,
और कॉन्स्टलेशन के बारे में क्या जाने, यह तारों का एक सीमित समूह, यानी कि तारों की संख्या इसमें सीमित होगी, कम होगी। तो सबसे पहले हम इस गैलेक्सी को खोलेंगे, उसके बाद कॉन्स्टलेशन को खोलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गैलेक्सी अर्थात मंदाकिनी के बारे में स्टडी करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे गैलेक्सी। हमने लिखा गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में पहला बात तो आपने देखा, जो हम बता दिए कि यह लाखों करोड़ों तारों का समूह है। हम सिंपल ढंग से इसको लिख सकते हैं, यह है लाखों करोड़ों तारों का समूह है। पहला इंफॉर्मेशन क्लियर है आपका। यह लाखों करोड़ों तारों का समूह है, अर्थात कहने का मतलब यह तारों का एक बहुत बड़ा समूह है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहां पर तारे जो होते हैं उसका भी फॉर्मेशन होता है। तारे जो होंगे एक ना एक दिन वो भी समाप्त होगा। क्लियर है। तो तारे का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो तारे बनते किससे हैं, तो हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि तारे जो हम हमारे बनते हैं, किससे बनते हैं तारे, हाइड्रोजन, हीलियम, धूलकण। इस धूलकण में आपको धूलकण नहीं होगा, गैस होगा। कहने का मतलब ये तीनों के मिलने से जो है आपके तारे का फॉर्मेशन होता है। और ये तीनों चीज गैलेक्सी में जो होता है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब सवाल एक क्रिएट होता है कि गैलेक्सी में तीनों पदार्थ आते हैं तो कहां से आते हैं, तो पुराने में तारे जो होते हैं उस पुराने तारे का आउटर कोर ब्रस्ट हो जाता है, जिसको हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान ही ये आपकी गैलेक्सी में हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल बिखर जाते हैं। ठीक है। और फिर इसी तीनों के मिलने से नए तारे का क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये भी याद रखना है आपको नेक्स्ट पॉइंट में कि तारों का निर्माण कहां होता है सर, गैलेक्सी में होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्टार का फॉर्मेशन कहां होता है, और वहां पर 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो हम गैलेक्सी को टिक करेंगे। समझ में आ रही बात। तो तारों का जो फॉर्मेशन जो होता है गैलेक्सी में होता है। यही कारण गैलेक्सी को यूनिवर्स का निर्माणात्मक इकाई के नाम से हम जानते हैं, यानी फॉर्मेशन का यूनिट है आपका वो। ठीक है। ये सारे पॉइंट आप नोट करते जाइए। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ गैलेक्सी को देखेंगे। देखिए गैलेक्सी के इंफॉर्मेशन को हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। देखिए सर हमने लिखा टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। क्लियर है। गैलेक्सी के टाइप को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लीजिए, फर्स्ट स्पाइरल गैलेक्सी। सेकेंड इज इलिप्टिकल गैलेक्सी। थर्ड इज इरेगुलर गैलेक्सी। देख रहे हैं आप, गैलेक्सी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया सर, स्पाइरल गैलेक्सी, इलिप्टिकल गैलेक्सी और इरेगुलर गैलेक्सी। अब ये स्पाइरल गैलेक्सी की हिंदी भी देख लीजिए आप, इसको कहा जाता है सर्पिल गैलेक्सी। इसको क्या कहा जाता है, सर्पिल गैलेक्सी। ठीक है। इसको कहा जाता है, इलिप्टिकल को कहा जाता है अंडाकार गैलेक्सी। इरेगुलर को कहा जाता है अनियमिताकार। गैलेक्सी। देख रहे हैं। तो एक गैलेक्सी का हमने हिंदी में बता दिया। अब यह जो डिवीजन किया गया है गैलेक्सी को 3 टाइप्स में, यह गैलेक्सी के शेप के आधार पर किया गया है। डिवीजन का कोई ना कोई बेस होता है, कोई ना कोई आधार होता है। तो यह गैलेक्सी का जो डिवीजन का बेस जो है वह इसका शेप है, यानी जैसा साइंटिस्ट को देखने में लगा गैलेक्सी का शेप, वैसा ही उन्होंने नाम दिया। तो यह जो स्पाइरल नाम दिया गया, स्पाइरल का मतलब होता है यह गैलेक्सी इस तरह से चक्र के रूप में था। इस तरह से चक्र, देख रहे, यह चक्र बना दिया मैंने, यह चक्र बना, और इसमें इस तारों की व्यवस्था दे दीजिए। सभी में यह तारा है, स्टार बहुत सारा भर दीजिए। देख रहे हैं, यह चूंकि चक्र के रूप में था नहीं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया स्पाइरल गैलेक्सी। देख रहे हैं आप, ये चक्राकार होता है, कह सकते हैं इसको। ठीक है। इसके बारे में यह अंडाकार था, इस तरह से एक शिफ्ट।
ऐसे अंडे का शेप हो गया और इसमें बहुत सारे तारे का ग्रुप देखा गया, स्टार्स को इसके अंदर देखा गया। तो ये बहुत सारे तारे अंडे के रूप में जो दिखाई पड़े तो उस ग्रुप को इलिप्टिकल गैलेक्सी का नाम दे दिया गया। और कुछ ऐसे भी तारों का ग्रुप है जिसका साइंटिस्टों ने कोई शेप ही निर्धारित नहीं किया, पता ही नहीं चला कि उसका शेप हम क्या नाम दें, तो उस सभी को उन्होंने क्या हुआ, इरेगुलर गैलेक्सी के अंतर्गत डाल दिया। ठीक है आपका। अब यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वह क्वेश्चन हमारा इस गैलेक्सी से और इस गैलेक्सी अर्थात स्पाइरल गैलेक्सी से और इलिप्टिकल गैलेक्सी से बनता है। तो यहाँ पर स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यह गैलेक्सी जो है सबसे बड़ी गैलेक्सी है, सबसे बड़ी गैलेक्सी है। इसका आकार जो होता है सबसे बड़ा। तो आपसे पूछा जाता है कि यूनिवर्स की सबसे बड़ी गैलेक्सी कौन सी होती है, और वहां पर एक टाइप देगा तो आपको स्पाइरल को टिक करना पड़ेगा। लेकिन इसकी चमक थोड़ा सा क्या होती है, कम होती है। बड़ा तो होता है साइज में स्पाइरल, लेकिन इसकी चमक कम होती है। लेकिन इलिप्टिकल गैलेक्सी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देखेंगे तो यह इसका आकार, इलिप्टिकल का आकार जो होता है स्पाइरल से छोटा होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है यह सर्वाधिक चमकदार गैलेक्सी है। यानी कहने का मतलब इसकी चमक सबसे ज्यादा। देखिए यहां से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, आपसे एक पूछा जा सकता है कि यूनिवर्स की सबसे चमकदार गैलेक्सी कौन सी है आपकी, तो वह दैट इज इलिप्टिकल गैलेक्सी। अब सवाल उठता है कि सर आप तो गैलेक्सी का टाइप्स बता दिया, अब गैलेक्सी का कुछ नाम भी बता दो, आप कुछ एग्जांपल दे दीजिए। सर गैलेक्सी कुछ है आपका यूनिवर्स में? हाँ, बहुत सारे गैलेक्सी यूनिवर्स में खोजे गए हैं, और लेकिन उन्हीं में से आपको सभी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं जानना है सर, आपको वही चीज पढ़ना है। इंफॉर्मेशन हमारे पास तो भरे पड़े हैं, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यह भी एक सोचने और समझने वाली बात है कि क्या चीज पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें। क्या चीज पढ़ें कहने का मतलब वह कौन सा टॉपिक और कौन सा सेक्शन को पढ़ें जहां से हमारा क्वेश्चन टकराएगा, और उस सेक्शन को हम ज्यादा जोड़ देंगे, और जहां से क्वेश्चन कम अराइज हुए हैं अब तक उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एवॉइड करेंगे सर। थोड़ा स्टडी को भी हम सेलेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत काफी जीएस का सिलेबस डिटेल हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, हम सभी को इंफॉर्मेशन नहीं जानेंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट गैलेक्सी है जो हमारी अपनी गैलेक्सी है, वह डेड गैलेक्सी इज नॉन एज मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी, इसी मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। इसी मिल्की वे गैलेक्सी को आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। अब चलिए इस आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अभी हमने बताया था टाइप ऑफ गैलेक्सी बताया था, तो सवाल उठता है कि सर आपने अभी 3 टाइप का बताया है, तो ये बता दो कि यह आपका मिल्की वे गैलेक्सी किस टाइप की गैलेक्सी है। तो आपको मैं बता रहा हूं कि यह मिल्की वे गैलेक्सी ये क्या है सर, स्पाइरल गैलेक्सी है। कैसा गैलेक्सी है सर, स्पाइरल, अर्थात इसका आकार क्या होगा, सर्पिलाकार होगा, अर्थात इसका आकार क्या होगा, चक्राकार होगा। ठीक है आपका। और सबसे बड़ी बात है सर कि यह गैलेक्सी जो है, इसी गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर, हमारा सौर मंडल डाइट में सोलर, इसी को बोलते हैं सर सोलर सिस्टम, इसी गैलेक्सी में है। देख रहे हैं आप, मिल्की वे गैलेक्सी में ही हमारा सौर मंडल या सोलर सिस्टम है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है सर कि सौर मंडल क्या है सर, सोलर सिस्टम क्या है, मुझे पता नहीं। तो चलिए देखिए, सूर्य, ग्रह और ग्रह के चारों ओर जो घूमता है उसको उपग्रह। देख रहे हैं सर, इस सारा सूर्य, ग्रह, उपग्रह, इस सारा का जो परिवार है इसी को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, इस सभी का हेड क्या होता है सर, सूर्य होता है। देख रहे हैं ना क्या होता है, सूर्य, हेड कौन है सर, सूर्य होता है। और इसीलिए इस फैमिली को नाम पड़ गया सौर मंडल, अर्थात दैट मीन्स सोलर सिस्टम। अब समझ में आ गया। अर्थात कहने का मतलब हमारा इसी मिल्की वे गैलेक्सी में सौर मंडल स्थित है, दैट मीन्स हमारा सूर्य, ग्रह, उपग्रह सब इसी में है। अर्थात हमारा ग्रह कहने से मतलब है क्या, ग्रहों में से हमारा पृथ्वी भी तो एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, हमारी पृथ्वी भी इसी गैलेक्सी में है। हमारा इस पृथ्वी का एक उपग्रह है प्राकृतिक उपग्रह जो पढ़ते आ रहे हैं,
क्या? चंद्रमा, अर्थात चंद्रमा भी यही है, क्षुद्र ग्रह भी इसी में है, उल्का भी इसी में है, धूमकेतु भी इसी में है, अर्थात सारा का सारा जो है हमारा अर्थ इसी में है। सौर मंडल जब स्थित हो गया, शनि स्थित हो गया, तो हमारा का पूरा अर्थ इसमें गैलेक्सी में है, और जिसमें हम हैं उसको हम अपनी गैलेक्सी कहते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यह हमारी अपनी गैलेक्सी है, यह हमारी अपनी गैलेक्सी है। लीजिए सर, इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया मैंने, देख रहे हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है सौर मंडल किस गैलेक्सी में है, तो किस गैलेक्सी में है सर? मिल्की वे गैलेक्सी में है। अब देखिए, यह गैलेक्सी जो है अंधेरी रात में, हम लोग तो पहचान नहीं पाते हैं, अंधेरी रात में नॉर्थ टू वेस्ट अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर एक व्हाइट बेल्ट में अर्थात श्वेत पट्टी के रूप में नजर आता है, इसीलिए इसको मिल्की वे नाम दिया गया। क्लियर है आपका? यह गैलेक्सी किधर से किधर तक सर? देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर कैसा नजर आता है? श्वेत पट्टी यानी व्हाइट बेल्ट के रूप में नजर आता है, इसीलिए इसका नामकरण मिल्की वे गैलेक्सी रखा गया। क्लियर है आपका? ठीक है। अब यह जो गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अलावा भी एक गैलेक्सी है जो सर, वह गैलेक्सी हमारे इस मिल्की वे गैलेक्सी के काफी पास है। इसके अलावा भी एक गैलेक्सी है जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के काफी पास है, उसी को हम एंड्रोमेडा के नाम से जानते हैं। लीजिए सर, एक गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी है। पहला गैलेक्सी क्या बताया सर? मिल्की वे, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी के पास एक दूसरी गैलेक्सी है, दैट इज कॉल्ड एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। इसी को देवयानी हिंदी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर कि हमारी पृथ्वी के पास नजदीक का कोई गैलेक्सी, अरे भाई हम पृथ्वी मिल्की वे में तो हम हैं ही, तो हमको अपना अर्थ को छोड़ दीजिए, अपने को छोड़िए, यानी अर्थ के पास अवस्थित दूसरी कोई गैलेक्सी कोई है, तो कौन सी गैलेक्सी है सर? एंड्रोमेडा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ के पास अवस्थित गैलेक्सी कौन सी है निम्नलिखित में, तो आप एंड्रोमेडा इंग्लिश में टिक करेंगे, अगर इंग्लिश में रहेगा तो देवयानी को टिक करेंगे आप। देखिए, आप दोनों मीडियम में पढ़ते हैं, इसलिए मैं इंग्लिश भी बताते जा रहा हूं। ठीक है, तो इस आपका इंफॉर्मेशन रहा गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, अब जो हम आपको लेके चलते हैं कि सर दूसरा जो इसका ग्रुप था, वह दूसरा ग्रुप था हमारा तारामंडल के बारे में। लीजिए, तारामंडल के बारे में हम लिखा, दैट मीन्स इसी की इंग्लिश क्या बताए थे सर? कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहली बात तो वहां पर हम बता चुके हैं कि यह है सीमित तारों का समूह है, सीमित तारों का समूह है जो एक निश्चित आकृति बनाता है। देखिए सर, लिखते भी जाइए आप, मैं भी लिख रहा हूं, क्योंकि आप अगर वीडियो देखेंगे तो लगेगा समझ में आ गया, लेकिन आपको भूल जाइएगा, इसलिए एक रजिस्टर जरूर बनाइए, एक नोटबुक जरूर बनाइए, और जब भी मेरा क्लास अटेंड कीजिए आप यूट्यूब पर, तो हम चाहेंगे कि आप अपने नोटबुक और पेन को अपने साथ रखें और इंपॉर्टेंट पॉइंट को नेक्स्ट करके पॉइंट बाय करके आप नोट करते जाएं, और वह आपका एक रजिस्टर तैयार होगा जो रिवीजन में आपको हेल्पफुल होगा। क्लियर है आपका? तो देखिए, हमने यहां लिखा, यह सीमित तारों का समूह है जो एक निश्चित आकृति दैट मींस सर शेप बनाती है। क्लियर है? अब इसमें तारों की संख्या सर सीमित होगा और यह एक निश्चित शेप बनाएगा, दैट इज नॉन एज तारामंडल। अब देखिए, यूनिवर्स में अब तक जो है 89 तारामंडल खोजे गए। कितने सर? कितने तारामंडल है अब तक खोजे गए? 89। क्लियर है आपका? अब इस 89 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक 68 और एक दूसरा 21। देखिए, प्लस करके देखिए, 819 और 628। ठीक है, अब 80 ये जो 68 जो तारे हैं उसको हम आंखों से देख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? नग्न आंखों से, इसको हम आंखों से क्या देख सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन कहिएगा सर हम लोग तो देखा ही नहीं, क्योंकि हम लोग उसको पहचान ही नहीं पाएंगे सर रात में। कोई आप जानने वाला रहेगा तो बता देगा। तो 68 जो तारामंडल है उसको हम आंखों से देख सकते हैं, लेकिन ये 21 जो हुआ यह अदृश्य है।
यानी कि इसको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनिवर्स में कितने तारामंडल अब तक खोजे जा चुके हैं, तो वह डेट मीन्स 89 तारामंडल है। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। खुली आंखों से नेक्ड आई से देखे जाने वाले तारामंडल आपकी संख्या कितनी है और अदृश्य कितनी है। तो आपकी खुली आंखों से हम 68 तारामंडल को देख सकते हैं और 21 को हम नहीं देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर उस तारामंडल का नाम बताइए आप। हाँ, कुछ तारामंडल हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, उसका हम नाम आपको जरूर बताएंगे। कुछ तारामंडल है, काफी इंपॉर्टेंट तारामंडल है, उसका नाम हम बोर्ड पर लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। देखिए, पहला जो तारामंडल है काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज सप्तऋषि, जिसका इंग्लिश होता है उर्सा मेजर। दूसरा जो तारामंडल है वह है लघु सप्तऋषि, उर्सा माइनर। तीसरा जो तारामंडल है वृश्चिक और स्कॉर्पियो। चौथा है व्याध, ओरियन। पांचवा है कृतिका और छठा हमारा क्या है आपका सर, शर्मिष्ठा। अब देखिए एक एक करके सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन, कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहले सप्तऋषि को, एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट इज सप्तऋषि, दैट मीन्स उर्सा मेजर। क्लियर है आपका, इसी को कहा जाता है उर्सा मेजर, या इसकी एक दूसरी भी इंग्लिश होती है, इसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेट बियर। अब देखिए पहला इंफॉर्मेशन इसके साथ जो बन के आएगा, फर्स्ट इज, यह 7 तारों का समूह है। यह कितने तारों का समूह है सर, 7 तारों का समूह है। अब देखिए इसको देखने में कैसा होता है, आप इसको जरूर देखे होंगे रात में, इस तरह का होता है। देखिए मैं शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। लीजिए सर, इस तरह का शेप होता है। देखिए तारों की संख्या काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए 7 तारे का एक समूह है। अब इसका जो शेप जो अगर पूछा जाए तो यह पतंग के आकार का इसका शेप बताया गया। देखिए ये पतंग हुआ और इसका ये पतंग का टेल हुआ, और या फिर कहते हैं साइंटिस्टों ने इसको कहा कि अब भालू का भी शेप है, इसीलिए इसका नाम दे दिया ग्रेट बियर। तो आप आज रखेंगे सप्तऋषि में यह 7 तारों का समूह है। इसकी आकृति जो है बड़े भालू के आकार बताया गया, या फिर क्या बताया गया सर, पतंग के समान। अब जो साइंटिस्टों ने आकृति बताया सर उसी को लिखेंगे, अपने मन से हम इसमें कोई नाम नहीं चेंज कर सकते। इसकी आकृति ग्रेट बियर की तरह अर्थात बड़े भालू के समान है या फिर पतंग के समान। और सबसे बड़ी बात है कि यह नक्षत्र जो है आपका, तारामंडल जो है आपका, कब दिखाई पड़ता है, तो यह जो तारामंडल आपको ग्रीष्म काल में दिखाई पड़ता है। कब दिखाई पड़ेगा सर, ग्रीष्म काल में, यानी गर्मी के समय में दिखाई पड़ेगा। और गर्मी के समय में तो किस महीने में सर, अप्रैल में। तो याद रखिएगा यह तारामंडल जो है आपका ग्रीष्म काल में आकाश में उत्तर डायरेक्शन में अप्रैल महीने में दिखाई पड़ती है। और चूंकि यह जो है गर्मी के समय में दिखाई पड़ती है, इसी के लिए इसको ग्रीष्मकालीन नक्षत्र कहा गया, ग्रीष्मकालीन नक्षत्र। देखिए तारामंडल की एक दूसरी हिंदी हमने बताया था, नक्षत्र भी बताया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीष्मकालीन नक्षत्र। तो एक आपका देखिए सप्तऋषि कब दिखाई पड़ रहा है, गर्मी के समय में। कब, किस महीने में, अप्रैल में। और गर्मी के समय में दिखाई पड़ने के कारण ही इस सप्तऋषि को क्या कहा गया, ग्रीष्मकालीन नक्षत्र कहा गया। अब नेक्स्ट आपका जो तारामंडल हमारा है उसको भी थोड़ा सा देखते जाते हैं। सभी जो जितने तारामंडल है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है, तो उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा जो तारामंडल है लघु सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि, ठीक है। अब इस लघु सप्तऋषि का हमने वहां पर इंग्लिश लिखा था उर्सा माइनर, और इसको कहा गया है लिटिल बियर। वो बड़ा भालू हो गया, अरे छोटा भालू। अब देखिए इसमें इंफॉर्मेशन, यह भी 7 तारों का समूह है सर, यह भी 7 तारों का समूह है। इसमें भी कितने तारे हैं,
7 तारे हैं सर। अब इसका शेप जरा देखिए कैसा है, शेप मैं बना रहा हूं। 7 तारे रहते हैं तो किस तरह से इसके व्यवस्थित रहते हैं सर। ये 4 हमने बनाया और इसका थोड़ा सा सेंटर में ले लीजिएगा इसको। लीजिए सर, इस तरह से इसके तारे व्यवस्थित होते हैं सर। देखिए 7 हो गए सर। देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए यह 7 तारों का समूह है, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ये जो देखिए इसके आगे जो अभी जो बनाए थे, इसमें इधर की ओर जा रहा था 3 तारे बाहर का टेल, और इसका टेल देखिए अंदर की ओर जा रहा है। और यहाँ जो ये ऊपर में जो है लास्ट में जो है यह जो है ध्रुव तारा है। यही हमारा क्या है सर, ध्रुव तारा है। इसी की इंग्लिश क्या होती है सर, पोल स्टार। देख रहे हैं आप। अब यह जो लघु सप्तऋषि तारा है उसके टेल पर क्या होता है, ध्रुव तारा होता है, पोल स्टार। इसीलिए इसको ध्रुव तारा नक्षत्र के नाम से भी हम जानते हैं। और यह तारा आपको कहां होता है, उत्तर डायरेक्शन में होगा। देख रहे हैं आप। और यह देखिए ध्रुव तारा को जो है एकदम सेंटर की ओर है लोकेटेड, और इसीलिए इसके बाकी जो तारे होते हैं सब इस तरह से ध्रुव तारा के चारों ओर क्या होते हैं, रोटेट करते हुए प्रतीत होते हैं। और रोटेशन का डायरेक्शन जो होता है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम। याद रखिएगा ध्रुव तारा कहां किस डायरेक्शन में होता है सर, एकदम टॉप उत्तर में होगा सर, एकदम ध्रुव पर होगा। ठीक है। और बाकी तारे जो हैं इसी ध्रुव तारा के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और ये जो तारा लघु सप्तऋषि है इसीलिए इसका नाम ध्रुव तारा नक्षत्र भी कहा गया है। ये सारे इंफॉर्मेशन इसके हैं। अब ये सवाल तो क्रिएट हो गया कि ध्रुव तारा इस पर होता है नहीं। अब दूसरा जो आपको सबसे बड़ी बात है आपकी, यह जो है तारामंडल है, यह तारामंडल भी ग्रीष्म काल में दिखाई पड़ते हैं। किसमें दिखाई पड़ते हैं सर, ग्रीष्म काल में। और किस महीने में, तो ग्रीष्म काल के जुलाई महीने में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए इसको भी कहा गया है ग्रीष्मकालीन नक्षत्र। इसको भी क्या कहा गया सर, ग्रीष्मकालीन नक्षत्र नाम दिया गया। ठीक है। तो आपको इतना इंफॉर्मेशन है आपको, लेकिन याद रखिएगा इस पे ध्रुव तारा लघु सप्तऋषि में ही ध्रुव तारा पाया जाता है। आइए अगला देखते हैं वृश्चिक का। वृश्चिक का मतलब होता है सर बिच्छू के आकार का, यानी इसका शेप जो साइंटिस्टों ने बताया क्या, यह बिच्छू के आकार का होता है। क्लियर है आपका। अब देखिए इसमें तारे कैसे होंगे मैं बता रहा हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए सर सभी को। देखिए इसका शेप बन जाएगा सर। अब देखो इसमें कितने तारे हैं सर, देखिए यहां से अगर यहां से गिनते तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, अर्थात दैट मीन्स वृश्चिक भी जो है क्या है, यह भी 7 तारों का समूह है। और इसका शेप क्या होता है सर, बिच्छू के आकार का होता है। और यह तारा मंडल भी क्या होता है सर, ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसको भी ग्रीष्मकालीन नक्षत्र कहा गया है। ठीक है। अब अगला बहुत छोटी इंफॉर्मेशन है इसमें। अब अगला जो है व्याध है आपका 4 नंबर में। व्याध, इसमें भी देखिए इसका शेप। लीजिए सर हम इसका शेप बना रहे हैं। अब इसकी तारों की संख्या को काउंट करने का प्रयास कीजिए सर। देखिए सर अगर यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। देख रहे हैं सर व्याध भी में कितने तारे हैं आपका, टोटल 7 तारे हैं। अर्थात व्याध भी क्या है, 7 तारों का समूह है, याद रखिएगा। और इसकी आकृति कैसा है, व्याध, अर्थात व्याध मतलब होता है शिकारी। व्याध का मतलब क्या होता है सर, शिकारी। यानी इसकी आकृति कैसा बताया गया है, शिकारी का शेप में बताया गया है। और लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह जो है ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखाई पड़ता है,
बल्कि यह शीतकाल में दिखाई पड़ता नहीं, ठंडे के समय में दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए इसको क्या कहा गया सर? शीतकालीन नक्षत्र कहा गया। इसलिए इसको क्या कहा गया सर? शीतकालीन नक्षत्र कहा गया है। उसके बाद आपका 4th नंबर के बाद 5th में क्या लिखा था मैंने? कृतिका लिखा था। 4th नंबर में हमने क्या लिखा था? कृतिका। देखिए, कृतिका के बारे में कोई विशेष इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके तारों की संख्या सीमित होती है, लेकिन कितना होती है ये इंफॉर्मेशन नहीं है अवेलेबल। लेकिन कहा गया कि इसके तारे जो है टिमटिमाते कुछ ज्यादा नजर आते हैं, इसलिए इसके तारे को कहा गया है ट्विंकलिंग जेम की तरह टिमटिमाते हैं। ट्विंकलिंग जेम की तरह इसके तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। तो पूछा जा सकता है किस तारामंडल के तारे ट्विंकलिंग जेम की तरह टिमटिमाते हैं? तो डेट इज कॉल्ड कृतिका के। और यह तारामंडल भी किस काल में दिखाई पड़ता है सर? शीतकाल में दिखाई पड़ता है। इसलिए इस कृतिका भी क्या है? कैसा नक्षत्र है सर? शीतकालीन नक्षत्र है। क्लियर आपका? उसके बाद जो हमने 5वां जो नंबर बताया था, शर्मिष्ठा। ये शर्मिष्ठा भी जो है आपका, इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है सर आपका, लेकिन इतना है कि यह शीतकाल में दिखाई पड़ता है और इसको क्या कहा जाता है? शीतकालीन नक्षत्र। तो जो तारामंडल देखे सर, दिखाई देने के आधार पर हम देख रहे हैं कुछ तारे ग्रीष्मकाल में दिखाई पड़ रहे थे और कुछ शीतकाल में। और ग्रीष्मकाल में जो तारे मंडल दिखाई पड़ रहे थे उसको ग्रीष्मकालीन नक्षत्र कहा गया। जो शीतकाल में दिखाई पड़ रहा था उसको शीतकालीन नक्षत्र दिखाई पड़ा। तो इसको 2 भाग में हम बांट कर सकते हैं सर, कौन ग्रीष्मकालीन नक्षत्र है या कौन शीतकालीन। क्वेश्चन सर देखिए कैसे भी तरह से आ सकता है आपको। तो यहां पर आप लिख दीजिए तारामंडल, लिख दिया। और इसकी एक दूसरी हिंदी भी लिख दीजिए सर, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्लियर है? और लिखने के बाद सर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। लीजिए एक टेबल बना लीजिए सर, जरूर किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। पहला लिख दीजिए, इसका पहला जो है डिवीजन है ग्रीष्मकालीन नक्षत्र, और दूसरा जो है आपका इसका डिवीजन है शीतकालीन नक्षत्र। लीजिए सर, अब ग्रीष्मकालीन नक्षत्र में कौन कौन से थे उसको डाल दीजिए और शीतकालीन नक्षत्र कौन कौन है उसको डाल दीजिए। तो आपने ग्रीष्मकालीन में क्या देखा था? पहला देखा था सप्तऋषि। दूसरा ग्रीष्मकालीन नक्षत्र कौन था सर? लघु सप्तऋषि। तीसरा किसको देखा सर? वृश्चिक। देख रहे हैं? अब शीतकालीन नक्षत्र में पहला क्या देखा था सर? व्याध। दूसरा क्या हो गया सर? कृतिका। और तीसरा क्या हो गया सर? शर्मिष्ठा। देख रहे हैं आप? तो हमने क्या किया, इस तारामंडल या नक्षत्र मंडल को जिस समय में दिखाई पड़ता है, जिस सीजन में दिखाई पड़ता है, उसके आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हमने ग्रीष्मकालीन नक्षत्र नाम दिया, दूसरे को शीतकालीन नक्षत्र नाम दिया। ग्रीष्मकालीन नक्षत्र कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा, सप्तऋषि, लघु सप्तऋषि और वृश्चिका। शीतकालीन नक्षत्र कौन कौन से हैं? व्याध, कृतिका और शर्मिष्ठा। अब इसमें से उल्टे पुल्टे कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको सॉल्व कर देंगे। हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर हम इसके आगे जो अभी तारे चल रहे हैं, तारे के बारे में, सूर्य के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारी पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा क्या है? सन है। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि तारों में चमक आती है तो क्यों आती है, तारों में चमक आती है तो क्यों आती है, इसकी चर्चा करेंगे। फिर सन के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन है सर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, बहुत सारी चर्चा करेंगे वहां पर हम। तो नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे आपको फिर।